पिछले लेक्चर में हमने बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन ली थी बेटा एसिड और बेसिस की। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ की। तो कंप्लीटली उनको अलग अलग ना करके मैंने एक सिंपल सी फ्लो चार्ट बनाई है, बहुत आसान है, जिसमें आपके एसिड्स की बेसिक सी प्रॉपर्टी जो है कोशिश की है सबको एक साथ में इकट्ठा लेके आने की। तो सबसे पहले आप एसिड्स की किन किन के साथ रिएक्शन जनरल कराते हैं? भाई आप एसिड्स की रिएक्शन कराते हैं मेटल्स के साथ, भाई बेसिस के साथ, ठीक है, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे बेटा मेटल ऑक्साइड्स के साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ और मेटल सल्फेट्स के साथ में उनका अगर कोई और पॉसिबिलिटी है तो उनके बारे में भी बिल्कुल कंसाइजली इन्फॉर्मेशन को कोशिश की गई है शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने लाने के लिए, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस इन्फॉर्मेशन सारी आ जाए। तो जब भी कोई भी एसिड, ध्यान दो बेटा 11th में 12th में हर जगह ये बेसिक सी बात आती है, सभी कहते हैं अरे ये तो आप पढ़ के आए होगे, ये तो आपने पहले ही पढ़ रखा होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको पहले से ही आता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोविड की वजह से या किसी भी वजह से अगर आपका ये स्किप हो गया है तो प्लीज़ अब आप इसको ध्यान से देख लीजिए। तो एसिड्स आपके वो सब्सटेंसेस थे जो मेटल के साथ रिएक्ट करने पर मेटल का सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, Zn plus HCl gives you ZnCl2 plus H2। बिल्कुल सिंपल। जिंक एक्टिव मेटल है जिसने HCl के साथ रिएक्शन की, तो जिंक क्लोराइड मेटल का सोल्ट प्लस में क्या निकली, हाइड्रोजन गैस। अगर आप ध्यान से देखो बेटा जी तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें एक मेटल ने हाइड्रोजन को उसके पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर से जस्ट डिस्प्लेस किया है और क्या निकल गई साथ में, हाइड्रोजन गैस। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आपके पास ये रिएक्शन आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए बहुत हेल्पफुल करती है। कैसे? अगर कोई मेटल हाइड्रोजन काफी ज्यादा अमाउंट में, HCl या कोई भी एसिड जो आपने लिया बेटा उसकी आपने कंसंट्रेशन फिक्स कर ली है और आपने मेटल चेंज करते रहे, सोच के देखो एक मेटल आपके पास 5 मोल H2 दे रहा है या हायर अमाउंट में बहुत स्पीड के साथ H2 दे रहा है, एक मेटल बहुत थोड़े अमाउंट में HCl दे रहा है, सॉरी H2 हाइड्रोजन गैस दे रहा है, वो भी काफी आपके पास स्लोली। तो आप क्या कहोगे, जिसके अंदर आपके पास हाइड्रोजन काफी ज्यादा अमाउंट में आए ये तो रिएक्टिव मेटल है, जैसे आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और अगर कोई ऐसा मेटल है जिसके अंदर आपके पास हाइड्रोजन बहुत स्लो या बहुत थोड़ी आए तो आप कहोगे हाँ ये रिएक्टिविटी में कम रिएक्टिव मेटल है। तो यही चीज यहां समझा रखी है कि मेटल्स के जब रिएक्शन होती है तो आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज को प्रेडिक्ट करने में मदद करती है और ये इसका प्रोडक्ट होता है जनरलाइज्ड। ये इसका एक सिंपल सा एग्जांपल। दूसरा, बेसिस के साथ रिएक्शन। एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के काउंटर होते हैं बेटा, काउंटर करते हैं, तो क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। एसिड और बेस, एसिड के अंदर आपको पता ही है क्या होता है बेटा, एसिड के अंदर होता है बेटा H पॉजिटिव, मेनली अरीनियस अंकल ने भी समझाया थ्योरीज के अंदर, और बेस के अंदर क्या होगा आपके पास OH नेगेटिव। तो बेसिकली H और OH दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, H2O, और बाकी क्या बच जाएगा आपके पास, सोल्ट। तो एसिड और बेसिस जब भी एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, सोल्ट प्लस वाटर। अब आपके सामने एक सिंपल सी रिएक्शन दे रखी है NaOH प्लस HCl, तो सबने देख रखी है NaCl प्लस वाटर, पर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करानी है क्योंकि आप 10th में, आप 11th में एकदम से जब 10th से 11th में जाते हैं या 11th से एक बार से 12th में आते हैं आपको रिएक्शन ही लिखनी नहीं आती, कैटायन एनायन भूल जाते हो। इसलिए यहाँ पर रिएक्शन बता रखी है कि भाई MgOH होल ट्वाइस, बेस है, बिल्कुल है, हाइड्रोक्साइड है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, हाँ जी, मैग्नीशियम फॉस्फेट प्लस में वाटर। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 थी, फॉस्फेट की वैलेंसी 3, दोनों को क्रिस क्रॉस किया तो क्या बन गया, Mg3PO4। अरे Mg की वैलेंसी कितनी है यहाँ पे 2, PO4 की वैलेंसी कितनी है 3, क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या बन जाएगा, Mg3PO4 प्लस में क्या बन जाएगा आपके पास वाटर। ऐसी रिएक्शंस हमेशा ही एक्सोथर्मिक होंगी, ये रिएक्शन जो होंगी ये हमेशा कैसी होंगी आपके पास, एक्सोथर्मिक। और यहां से जो सोल्ट बनता है उस सोल्ट को भी आप उनकी नेचर के बेसिस पे फर्दर 3 टाइप से डिफाइन करोगे। अगली फ्लो चार्ट में उसको देखेंगे कैसे भाई, एसिडिक सोल्ट, बेसिक सोल्ट और न्यूट्रल सोल्ट। तो अगली फ्लो चार्ट में उसको भी चेक करेंगे, पर इस तरीके से रिएक्शन होगी। नेक्स्ट, विद मेटल ऑक्साइड्स। बेटा आपके पास 2 टाइप के एलिमेंट्स हैं, बेसिकली तो 3 टाइप के हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमी मेटल्स, जिनको एक और नाम से आप जानते हो, एग्जैक्टली मेटलॉइड्स। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स 3 टाइप के एलिमेंट्स हैं। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं सबको पता है कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, और जो आपके पास मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स होते हैं एम्फोटेरिक।
वो एसिडिक भी होते हैं अगर बेस के साथ रिएक्शन कराओगे, और बेसिक भी होते हैं अगर उनकी एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे, मतलब उनके पास ड्यूअल नेचर होती है, उस पर भी बात करेंगे। तो बेसिकली आपके पास मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन बिल्कुल होगी, क्यों? क्योंकि पता है ये बेसिक इन नेचर है, और एसिड और बेस तो रिएक्ट करते ही करते हैं। तो एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करके हमेशा क्या बनाएंगे? बिल्कुल वही जो बेस वाले प्रोडक्ट है, सोल्ट प्लस में H2। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसके कलर से रिलेटेड आपके पास कुछ एक एग्जाम में बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आया था, पर मैंने सिर्फ रिएक्शन को ही वहां से उठाया है। कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का होता है बेटा, उसकी रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? क्यूप्रिक क्लोराइड। कॉपर +1 में क्यूपरस, +2 में क्यूपरिक, तो क्या बनेगा? क्यूप्रिक क्लोराइड प्लस में वाटर। जबकि कॉपर ऑक्साइड आपका कलर क्या होता है? ब्लैक, और भाई यहाँ पर क्लोराइड का कलर क्या बनेगा? ब्लूइश ग्रीन। तो ये कलर से रिलेटेड क्वेश्चन था, आपके लिए रिएक्शन आगे है। मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट कौन से होते हैं बेटा? जिनके अंदर आपके पास CO3 नेगेटिव एनायन हो, और बाइकार्बोनेट कौन से होते हैं? जिनके अंदर HCO3 नेगेटिव एनायन हो। जब इनके साथ कोई भी एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा? सोल्ट प्लस वाटर प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है CO2। ठीक है जी, तो ये इसके बेसिक्स ही है, जिसको समझाने के लिए दो रिएक्शंस आपके सामने हैं। एक कार्बोनेट की है, कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर, यही है अपना। एक NaCO3 बेकिंग पाउडर, सबको पता ही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोनों की रिएक्शन एक बार HCl के साथ और एक बार सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या बन गया? सोल्ट, ये रहा। प्लस में आपके पास क्या आया? सॉरी, यहाँ छोटी सी गड़बड़ कर दी मैंने, आई एम रियली वेरी सॉरी बेटा। सोल्ट प्लस में क्या है आपके पास? वाटर, प्लस में क्या है आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हो जाएगा जी? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे ही मेटल सल्फेट्स और बाइसल्फेट। सल्फेट कौन से होंगे बेटा? जिसके अंदर आपके पास SO4 नेगेटिव एनायन रहेगा, कोई भी ऐसा सोल्ट। और बाइसल्फेट्स कौन से होंगे? जिनके पास HSO4 नेगेटिव रहेगा। ये भी क्या बनाएंगे आपके पास? सोल्ट प्लस वाटर प्लस SO2। अब की बार गैस कौन सी आ जाएगी? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो ये आपके एसिड्स की सारी मेन सी रिएक्शंस है, जिनको कंसाइजली हमने लिख रखा है। अब अगर आप एक बार थोड़ा ध्यान देखोगे तो एक भी रिएक्शन मैंने बैलेंस नहीं कर रखी बेटा, एक भी। तो आप 11th में हो या 10th में हो या 12th में हो, बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी सिंपल रिएक्शंस हैं, हिट एंड ट्रायल से सभी आराम से बैलेंस हो जाएंगी। प्लीज इनको अपने नोट्स में जब आप लिखो तो बैलेंस ही करके लिखें, क्योंकि इनऑर्गेनिक में बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इनको नोट डाउन कर लीजिए। और अब थोड़ी सी करते हैं प्रैक्टिस। नेक्स्ट में आप चेक करोगे बेटा प्रैक्टिस, जो चीज आपने अभी अभी बिल्कुल बेसिक से की है उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस, ताकि आपको रिएक्शन लिखनी आ जाए, आपको रिएक्शन जो अभी अभी पढ़ी थी वो प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ जाए, बेफालतू में आपको चीजें रटनी ना पड़े। तो बिल्कुल लास्ट में हमने बात की थी कि जब भी एसिड और बेसिस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? सोल्ट। सोल्ट कहते हैं, हमारा दिमाग कहता है कि भाई नमक, हम NaCl को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो पहली चीज बेटा, गलत कंसेप्ट ना बनाए, सिर्फ NaCl ही नमक नहीं है। कोई भी एसिड और बेस, कोई भी बेसिक सब्सटेंस जब भी किसी एसिडिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सोल्ट ही बनाता है आपके पास। ठीक है जी, अब बात करते हैं सोल्ट्स। आपके पास नेचर के हिसाब से बेसिकली वो बहुत सारी टाइप्स हैं, हम सोल्ट्स में पढ़ेंगे, पर 3 टाइप के रहेंगे। कौन से भाई? आपके पास एसिडिक सोल्ट, न्यूट्रल सोल्ट और बेसिक सोल्ट। एसिडिक सोल्ट कब बनेंगे? जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड किसी वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा। Whenever a strong acid is made to react with a weak base, then we will have acidic salt. For example, hydrochloric acid is made to react with the weak base ammonium hydroxide. ऐसे ही न्यूट्रल कब बनेगा? जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड जनरली स्ट्रॉन्ग में ही काउंट होते हैं, उनकी मिनरल एसिड HCl, H2SO4, H3PO4, HNO3 के साथ रिएक्शन कराओ, हमेशा क्या मिलेगा? न्यूट्रल सोल्ट। और बेसिक कब मिलेगा? जब कोई भी वीक एसिड, कोई भी ऑर्गेनिक बेस, भाई आपके ऑर्गेनिक एसिड सॉरी बेटा, किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ यानी कि मिनरल बेस के साथ रिएक्ट करता है, NaOH, KOH, MgO ट्वाइस, उनके साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो जो सोल्ट आपके पास बनेगा वो आपके पास कैसा होगा? बेसिक सोल्ट। ठीक है जी, तो ये थे आपके पास बेसिक से सोल्ट्स की क्लासिफिकेशन। दो आप इसको काफी थोरोली पढ़ेंगे आगे जाके। अब आगे देखो, आपके पास बेसिकली हर टाइप की रिएक्शनों के 3-3, 4-4 पार्ट बना रखे हैं। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शनों के देखो बेटा, बेस प्लस एसिड, बेस प्लस एसिड, एसिड प्लस बेस, ये थोड़ा उल्टा है। ठीक है, तो ये सारे किसके एग्जांपल है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शनों के। बना के देखिए, आंसर्स में आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं,
जरूर इसको बना के चेक जरूर कराएं, ठीक है। उसके बाद Na प्लस HCl, इसका चेक करो। Mg प्लस HNO3, ये कौन सा है, मेटल प्लस में एसिड। सब में क्या बनना है, अभी अभी पढ़ा है, प्रॉपर्टी चेक करो। मेटल प्लस एसिड, सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन, यहाँ क्या बनेगा, सोल्ट प्लस में वाटर। ये किसके एग्जाम्पल हैं भाई, रिएक्शन सारे के सारे मेटल ऑक्साइड्स प्लस में एसिड। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड्स क्या बनाएंगे, सोल्ट प्लस वाटर, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक। फोर्थ आपके पास कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट क्या बनाते हैं भाई, आपके पास सोल्ट प्लस H2O प्लस CO2। ये यहाँ पे सारी रिएक्शन बनाएंगे, सारी रिएक्शन बैलेंस करेंगे, आपको रिएक्शन बनाने में डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कैटायन एनायन की 9th वाली प्रैक्टिस भी आपकी फिर से एक बार रिन्यू हो जाएगी, रिफ्रेश हो जाएगी। लास्ट बाइसल्फेट या सल्फेट्स के साथ एसिड्स की रिएक्शन, जिसमें आपके पास क्या बनेगा, सोल्ट प्लस H2O प्लस में SO2। तो ये थे आपके पास बिल्कुल बेसिक से सारे एसिड्स की रिएक्शन और उनका ये पर्टिकुलर है आपके पास प्रैक्टिस। प्लीज इनको एक बार लिख लीजिए और करके देखिए, आंसर्स आपके पास डिस्क्रिप्शन में इनके मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेटा जी अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। इसको करने से पहले जैसा आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि आपके पास दो वर्ड हैं जो आपको बार बार काम आएंगे। एक है आपके पास एल्कली और एक है बेस। दोनों में क्या डिफरेंस है, तो बेटा जी वो बेस, वो आपके पास सब्सटेंसेस जो आपके पास पानी के अंदर घुल के अरीनियस के हिसाब से OH तो देंगे, लेकिन वो सब्सटेंसेस पानी के अंदर घुलेंगे नहीं, सोल्यूबल नहीं होंगे, तो ऐसे सब्सटेंसेस आपके पास बेस ही कहलाएंगे। लेकिन कोई भी ऐसा बेस जिसको आप पानी के अंदर डिजोल्व करो तो बिल्कुल वैसे ही डिजोल्व हो जाए जैसे नमक पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है, कंप्लीटली सैचुरेटेड। तो ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे बेसिस को आपने क्या नाम दे दिया है, दे आर टर्म्ड एज एल्कली। तो आपके पास दो टाइप के रहेंगे, कौन कौन से रहेंगे बेटा, एक रहेंगे आपके पास कौन से, एल्कली, और दूसरे रहेंगे बेसिस। तो ये चीज समझा रखिए कि वाटर सोल्यूबल बेसिस जो होने को क्या बोलते हैं, एल्कली। लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जिसको दिमाग के अंदर बिल्कुल आपको जमा लेना है, बैठा लेना है, और वो क्या है, सारे के सारे एल्कली बेस होते हैं। अरे वही बेस जो पानी में घुल गया, तो बेस तो पहले था ना बेटा, तो कोई भी एल्कली बेस होता है, लेकिन हर एक बेस एल्कली हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे बेस भी हैं जो पानी के अंदर कभी डिजोल्व होते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आयरन हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और भी बहुत सारे होंगे, ये बेस तो हैं, पानी में डिजोल्व करोगे तो OH तो देंगे, लेकिन ये सब्सटेंसेस आपके पास बेटा जी वाटर सोल्यूबल नहीं है, तो पानी में डालने पे टूट जाएंगे, OH नेगेटिव देंगे। तो आपके पास ये चीज ध्यान देना, क्या ऑल एल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। इस पॉइंट को ध्यान देना, ये आपके लिए जनरल इंफॉर्मेशन है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। 3 प्रॉपर्टीज हैं, एक पहले हम करके आ चुके हैं, 2 अब करते हैं बेसिस की। एक जो पहले करके आ चुके हैं उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। किसी भी बेस की रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ कराओ तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन, और न्यूट्रलाइजेशन होके क्या बनेगा, सोल्ट। और अभी आपने देखा 1 मिनट पहले ही सोल्ट भी 3 टाइप के थे, एसिडिक, बेसिस और आपके पास न्यूट्रल। तो वो कहां से आया था, यहीं से आया था। तो रिएक्शन पहले कर ली है तो उसको बार बार लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। लेकिन अगर आप उसकी रिएक्शन, किसकी, बेस की रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराओ या किसी भी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कराओ, मेटल्स के साथ कराओगे तो बिल्कुल सेम वही रिएक्शन होगी जो एसिड के साथ होती थी। क्या बनता है आपके पास, सोल्ट मेटल का, और साथ में क्या निकलेगी बेटा आपके पास, हाइड्रोजन गैस। इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विल टेक प्लेस। वहीं पर अगर आप इसकी रिएक्शन कराओ नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ, किसके साथ बेटा जी, नॉन मेटल की ऑक्साइड के साथ। अब इसको ध्यान से देखोगे तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्यों, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे आपके पास CO2 है, SO2 है, NO2 है, ये सारे ही आपके पास कैसे होते हैं बेटा, एसिडिक। तो भाई बेस और एसिड रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सोल्ट प्लस वाटर। वही चीज यहां पे, इसी चीज को समझाने के लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन दे रखे हैं। जैसे जिंक की रिएक्शन कराई आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बन जाएगा आपके पास, सोडियम जिंकेट, साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। एल्यूमिनियम प्लस NaOH क्या बन जाएगा आपके पास, NaAlO2, क्या, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस।
तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके पास, जिंक के 12 यूनिट ये कहीं ना कहीं पे आई हुई हैं। अगले चैप्टर में तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में फिर से ही आपके सामने प्रकट होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सा आसान है भाई, कोई भी बेस किसके साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे एक बार CO2 गैस ले ली, एक बार SO2, तो क्या बन जाएगा आपके पास भाई मेटल का सोल्ट। बेसिकली क्या है आपके पास, ये डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है, ठीक है जी। तो आपके पास क्या बनेगा, मेटल का सोल्ट प्लस में H2O। इसमें क्या बनेगा आपके पास, मेटल का सोल्ट प्लस में H2O, दैट्स इट। तो आपके पास क्या होता है, इस तरीके से आपके पास रिएक्शंस हो जाती हैं। हो सकता है किसी रिएक्शन में आपके पास सोल्ट में जरूर नहीं कार्बोनेट ही बने, रिएक्शन पहले कार्बोनेट पे की जगह बाइकार्बोनेट पर रुक जाए या बाइसल्फाइड पर रुक जाए, तो वो भी आपके पास चीजें बन सकती हैं, राइट। पर मेनली हम ये लिखते हैं सोल्ट प्लस में वाटर, वो सोल्ट चाहे कार्बोनेट हो, चाहे बाइकार्बोनेट हो, सल्फेट हो या बाइसल्फेट हो जाएगा, बिल्कुल। अब आपने देख लिया एसिड क्या है भाई, दादा वाला कंसेप्ट से शुरू की थी। दादाओं ने क्या कंसेप्ट दिया था, खट्टे और कड़वे वाला। वहां से जाते जाते हमने 3 बेसिक से जस्ट इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर ली थी पिछली वीडियो में। अब हम बात कर रहे हैं, हमें पता है कैसे चलेगा कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस। हर बार आपके पास pH स्ट्रिप हो या कंसंट्रेशन हो, जरूरी तो नहीं है। तो किसी भी सब्सटेंस को पता करने के लिए कि एसिड है या बेस है, आपके पास कुछ ना कुछ सिस्टम होना चाहिए। और वो कुछ ना कुछ सिस्टम क्या है, हमारे पास इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आपके पास जनरली कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, किसके टुवर्ड्स नेचर ऑफ दी सब्सटेंस। नेचर का मतलब कि भाई एसिड है या बेस है, कैसे भाई, वो उनके साथ रिएक्ट करके कुछ ऐसा बनाएंगे जिससे आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा। कैरेक्टरिस्टिक चेंज का मतलब कुछ ऐसा होगा जो आप फील कर सकते हो, क्योंकि एटम्स मॉलिक्यूल्स H पॉजिटिव OH नेगेटिव है, तो आपको दिखना नहीं है, बहुत छोटा है भाई आपके पास, हमारी आंखों से दिख ही नहीं सकता नॉर्मली। तो आप उसको कैसे चेक करेंगे कि एसिड है या बेस है, उसके लिए हमारे पास क्या है, इंडिकेटर्स हैं। और इंडिकेटर्स क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स एसिड और बेसिस। और क्या करते हैं भाई, ये अभी बात हुई, कुछ कैरेक्टरिस्टिक चेंज लेके आते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक चेंज को भी आप 2 तरीके से क्लासिफाई करते हो। एक, ये अपनी स्मेल के अंदर चेंज लेके आते हैं, पहले इनकी स्मेल कुछ और होती है, बाद में इनकी स्मेल कुछ और हो जाती है। तो आप पता कर सकते हो कि भाई इस सब्सटेंस को, जैसे अभी बात करेंगे आप अनियंस के जूस की, उसको आप एक एसिड में डालते हो तो उसके आपकी स्मेल में कुछ चेंज होता ही नहीं होता है, बेस में डालते हो तो उसके स्मेल में कुछ चेंज होता ही नहीं होता है। अगर चेंज होता है तो वहां से आपको पता चल जाता है कि भाई ये फलानी चीज एसिड थी और ये फलानी चीज आपके पास बेस थी। दूसरा आपके पास है कलर चेंजेस। अगर किसी सब्सटेंस के अंदर आपने एसिड डाला और वो अपना कलर चेंज कर गया, सबसे सिंपल एग्जांपल भाई आपके पास कड़ी है, करी जिसको बोलते हैं आप या कड़ी जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर जब आप सोप लगाते हो, मान लो आपके कपड़े पे गलती से गिर गई है, आप सोप लगाते हो, तो आप चेक करोगे उसका जो येलो कलर था वो चेंज होकर ब्राउनिश हो जाता है। क्यों? क्योंकि कड़ी भी अपने आप में एक इंडिकेटर है, क्योंकि उसके अंदर टर्मरिक है भाई, हल्दी है। हल्दी क्या करेगी, कलर चेंज करेगी। जब भी बेस के साथ, सोप क्या था, बेस, बात ही हुई थी पिछली वीडियो में, सोप कड़वे होते हैं भाई, या फिर सीधी बात को बेसिक होते हैं, तो उसकी जैसी रिएक्शन कराओगे NaOH के साथ जो सोप के अंदर होता है, तो क्या होगा, वो अपना कलर चेंज कर लेगा। तो वो क्या है, एक इंडिकेटर है जिससे आपको पता चल जाता है कि पर्टिकुलर सब्सटेंस की नेचर आपके पास क्या रही होगी। तो इंडिकेटर्स बेसिकली डेफिनेशन दे रखी है और उनकी क्लासिफिकेशन कर रखी है कि भाई आपके पास इंडिकेटर काम कैसे करते हैं, या तो अपनी स्मेल के अंदर चेंज लेके आते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स को क्या बोलते हो, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। सॉरी बेटा, स्पेलिंग में छोटी सी गलती थी, क्या बोलते हैं बेटा, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, या अपने अंदर कलर के अंदर चेंज लेके आते हैं। दूसरा, इनकी क्लासिफिकेशन कर रखी है। इंडिकेटर्स भी आपके पास 2 टाइप के रहेंगे, एक नेचुरल इंडिकेटर्स और दूसरे रहेंगे आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स या मैन मेड इंडिकेटर्स। तो ये थे आपके इंडिकेटर्स की बेसिक सी इंफॉर्मेशन। और अब मोटी मोटी जो इंपॉर्टेंट आपके पास इंडिकेटर्स हैं और उनके जो कलर्स हैं उनको सारों को देख लेते हैं, क्योंकि ये चीज अब आपके साथ हमेशा के लिए चलने वाली है। किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कहीं ना कहीं 100% श्योर वो आने ही आने वाली है। तो अब हम नोट करेंगे इंडिकेटर्स को। लो बेटा जी, अब हम बात करते हैं इस वीडियो का लास्ट पोर्शन और आपका सबसे ज़्यादा मेमोरेबल पोर्शन। इसमें बाकी चीज़ें आप समझ सकते थे, लेकिन ये ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको आपको याद ही करना पड़ेगा। आपके सामने एक छोटी सी टेबल है जिसमें मेन मैंने कई सारे इंडिकेटर्स इकट्ठे कर रखे हैं जिनके चेंजेस आपको सामने हैं कि भाई वो एसिड के अंदर क्या चेंज लेके आएंगे और बेस के अंदर वो क्या चेंज लेके आएंगे।
तो पहले दो जो इंडिकेटर्स हैं बेटा वो दोनों ही ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। पहले दोनों ही कैसे बेटा, ओल फैक्ट्री, मतलब स्मेल के बेसिस पे इनके अंदर चेंज आएंगे। तो भाई ऑनियन क्लॉथ, भाई आपने अनियन को काट के क्लॉथ के अंदर आपने रैप कर लिया या उनका जूस निकाल के उस जूस के अंदर इस क्लॉथ को डिप कर लिया, जिसको आपने बोल दिया अनियन क्लॉथ। अनियन क्लॉथ का ओरिजिनल आपके पास एक टिपिकल स्मेल होती है। तो बेसिकली यहाँ कलर से रिलेटेड है, तो कलर ये बाकी जो भी हैं यहाँ पे है कलर्स, तो भाई इसका कलर तो होता ही नहीं स्मेल का, तो यहाँ पे हम स्मेल की बात नहीं करेंगे। तो भाई एसिड्स के अंदर अगर आप उस क्लॉथ को डालोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, वो जो उसकी अनियन की स्मेल है वो उसके अंदर स्टे रहेगी, रिमेन रहेगी। लेकिन आपने उसी कपड़े को बेस के अंदर डाल दिया थोड़े टाइम के लिए, फिर निकाला, KOH के अंदर डाल दिया, मान लो आप निकालोगे तो देखोगे वो स्मेल ही गायब हो जाएगी। तो आपके पास अनियन क्लॉथ अगर अपनी स्मेल वेनिश कर देता किसी चीज़ में डालने पर, तो आप कहोगे वो चीज़ बेस है, और वेनिश नहीं करता तो आप कहोगे जी ये तो एसिड ही था। सेम डिट्टो बिल्कुल ऐसा ही काम कौन करता है आपके पास, वेनिला। नाम सुनते ही कुछ याद आया होगा, हाँ जी, बहुत से लोगों का फेवरेट आपके पास आइसक्रीम का फ्लेवर है। तो वेनिला भी आपके पास बिल्कुल वैसे ही चेंज करता है आपके पास, और बिल्कुल वेनिला की तरह ही आपके पास क्लोव्स, उनके अंदर भी ऐसा ही चेंज आता है, क्लोव्स के अंदर भी। तो आपके पास वहाँ पे भी सेम, एसिड्स के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, और बेस के अंदर वो अपनी स्मेल को वेनिश करा देंगे, स्मेल उनके अंदर से गायब हो जाएगी। तो ये दोनों थे ओल फैक्ट्री, जिसको आप सिंपली सब्सटेंस की स्मेल लेके पता कर सकते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे टाइप के इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स पे। नेचुरल इंडिकेटर्स ये हैं बेटा आपके पास, यहां तक ये सारे कैसे हैं आपके पास नेचुरल इंडिकेटर्स। यहां पर आपके पास 3 टाइप के कलर्स हैं, सबने ये कलर्स पढ़ रखे होते हैं बेटा, इसको भी देखें। कई बार एग्जाम वाले को जब आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज चेक ही करनी है तो आपको तंग कर सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आप लैब्स में यूज़ करते हो वो लिटमस सॉल्यूशन है या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर है, उसके बाद फिनोप्थलीन है। ये 3 बहुत ज़्यादा लैब्स के अंदर यूज किए जाने वाले आपके पास ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा आप लैब्स में यूज़ करते हैं। देखो तो आपके पास नेचुरल इंडिकेटर्स में से चाइना रोज, चाइना रोज का कलर सबको पता ही, देखा हुआ होगा आपने नेट पे, आपने सबने देखा, रियलिटी में वो तो देखा हुआ है, ये तो रेड कलर के होते बेटा। अगर आप इनको एसिड के अंदर चाइना रोज को बिल्कुल आप क्रश कर दें या रोज को ही आप कुछ टाइम के लिए डिप करके छोड़ दें तो उनका कलर मेजेंटा हो जाता है। वहीं अगर उन्हीं को बेस के अंदर डाल दो तो वो कलर चेंज होकर आपके पास ग्रीनिश हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन रियल में अगर आप चेक करोगे, लिटमस के आपके पास एक लाइकन है, एक स्पेशल टाइप की लाइकन ही होती है लिटमस। तो लिटमस को अगर आपने सॉल्यूशन बनाओगे तो आपको दिखेगा ये पर्पल कलर का है आपके पास। अब इस पर्पल कलर के सॉल्यूशन को अगर आपने एसिड के अंदर डाला, 2 ड्रॉप डाल दिया आपने HCl के अंदर, तो आप देखोगे वो जो इंडिकेटर का कलर है, एसिड तो कलरलेस था, उसके अंदर जाते इंडिकेटर उस पूरे सॉल्यूशन को कैसा बना देगा, रेड या ऑरेंजिश अगर एसिड वीक हुआ तो, और अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसको कैसा बना देगा, ब्लूइश। ठीक है जी। तो आपके पास रेड से ब्लू ये आपके एसिड बेस की मेन डिफ्रेंशिएशन भी है। रेड कैबेज जूस, भाई रेड कैबेज का जूस जो रियलिटी में पर्पल कलर का होता है और एसिड के अंदर डालने पे ये पिंकिश या रेडिश अटेन कर लेता कलर, और बेस के अंदर डालने पे ये ग्रीनिश या येलोइश कलर अटेन कर लेता है। बीट रूट, चकुंदर, ये आपके पास पर्पल कलर की होती है, एसिड के अंदर पर्पल ही रहेगी, अपना कलर चेंज नहीं करेगी, डार्क पर्पल कलर होता ही है, लेकिन बेस के अंदर डालते ही येलोइश शेड आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट टर्मरिक, अरे ये तो घर का है, सबसे ज़्यादा यूज होने वालों में से, इंडिकेटरों में से, आराम से बताएगा। एक्चुअली में सबको पता है इसका कलर कैसा है, येलो। आप एसिड के अंदर डालोगे तो भी कैसी रहेगी, येलो, लेकिन अगर आपने इसको बेस के अंदर डाल दिया तो आपके पास कैसी हो जाएगी बेटा जी, रेडिश या ब्राउनिश। इसके अंदर ब्राउनिश भी कलर आता है बेटा आपके पास, तो ये रेडिश हो जाएगी या ब्राउनिश शेड के अंदर इसके अंदर कलर आ जाएगा। अब कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स की बात करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर तो न्यूट्रल फॉर्म्स में, नेचुरल फॉर्म में हमेशा ग्रीन रहेगा, एसिड रेड बना देगा और बेस उसको पर्पल या डार्क ब्लू बना देगा। फिनोप्थलीन रियलिटी में हमेशा कलरलेस सब्सटेंस रहेगा, एसिड के अंदर भी कलरलेस ही रहेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको डालोगे बेस के अंदर ये कैसा हो जाएगा बेटा आपके पास, पिंक। जितना बेस ज़्यादा डालते जाओगे वो पिंक कलर उतना ही डार्क होता चला जाएगा। मिथाइल ऑरेंज जो नेचुरली येलो कलर का होता है, एसिड के अंदर रेडिश हो जाता है, बेस के अंदर फिर से येलोइश कलर आ जाएगा। फिनोल रेड, फिनोल रेड जो है आपके पास पिंक कलर का होता है, पिंक काफ़ी लाइट है, कुछ कुछ ये लगा लो आप पीच कलर से मिलता जुलता सा होता है, फ्रेश प्रिपेयर्ड जब होता है। इसको जब आप डालते हो एसिड के अंदर तो ये येलो हो जाता है, और जब आप बेस के अंदर डालते हो तो ये पिंक हो जाता है। ठीक है जी।
ये रियल कलर जब ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है तो ये हल्का सा पीच होता है बेटा, और यहाँ पे आपके पास ऑलमोस्ट एक पिंक कलराइजेशन आ जाती है। नेक्स्ट थाइमोल ब्लू। थाइमोल ब्लू आपके पास नेचुरली येलो कलर का होगा, एसिड्स के अंदर ये पिंक हो जाता है, और बेसिस के अंदर ये भाई साहब अपना कलर चेंज करके ब्लू शेड अटेन कर लेते हैं। ऐसी ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ये कैसा होता है आपके पास ग्रीन कलर का नेचुरली। अगर आप इनके अंदर एसिड डालोगे तो ये येलो हो जाएगा, और अगर इसके अंदर आपने बेल डाल दिया तो ये हो जाएगा आपके पास ब्लू। तो ये थे आपके पास सारे एसिड और बेसिस जो आपने देख लिए हैं। प्लीज नोट देम डाउन एंड इसको बार बार रिवाइज करें और लर्न करें। थैंक यू।